Hello students, now we'll be moving out to the section D of JEE NEET, which will include the topics stoichiometry and limiting reagent. ये पूरी some basic concepts of chemistry का अभी तक का सबसे डिफिकल्ट लेक्चर है, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चंस है बहुत शानदार क्वेश्चंस है, आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। इन क्वेश्चंस को कम से कम आपको 3-4 बार देख के और उसके बाद बिना देखे 2-3 बार कम से कम करना पड़ेगा, तब जाके ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होगा। अच्छे से हर एक चीज, हर छोटी से छोटी चीज समझने का ट्राई करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 grams of FeS is treated with dilute sulfuric acid and produced gas is passed through aqueous solution of CdCl2। दो रिएक्शंस हुई है। पहली रिएक्शन में क्या हुआ है कि हमने FeS को रिएक्ट करवाया है किसके साथ, H2SO4 के साथ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं बोल सकता हूँ कि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो क्या बना के दे देगा मेरे को ये FeSO4 प्लस H2S, ठीक है। अब इसी रिएक्शन के अंदर जो गैस रिलीज हुई है, मतलब प्रोडक्ट में से गैस कौन सी है, ये डी ब्लॉक का कंपाउंड होता है आयरन। जनरली इनके जो भी सॉल्ट्स होते हैं वो सब क्या होता है, सॉलिड्स होते हैं, मेटल्स हैं, क्योंकि ये तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स। तो ये तो मेरा सॉलिड है, लेकिन H2S इज अ गैस। सुना होगा आप लोगों ने, पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है H2S, तो H2S गैस है एंड प्रोड्यूस्ड गैस इज पास्ड थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CdCl2। CdCl2 से इस गैस को जब मैंने पास करवाया, क्या बना के दे देगा ये, CdS दे देगा, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट, और प्लस मेरे को क्या बना के दे देगा ये 2HCl। तो पहला काम तो ये है कि मेरे को रिएक्शन बनानी आनी चाहिए। व्हाट इज द वेट ऑफ CdS, ये मेरे को गिवन है 14.4 ग्राम्स, ठीक है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ FeS। अब ये क्या नया वर्ड आया, परसेंटेज प्योरिटी। ये कोई अलग से ऐसा टॉपिक नहीं है कि परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, बट नाम से जैसे पता पड़ता है, जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में जो भी हम रिएक्टेंट लेके चल रहे हैं वो पूरी तरीके से प्योर हो। कभी कभी क्या होगा कि वो उसका कुछ पार्ट होगा जो इम्प्योर होगा। क्या मैं बोल सकता हूँ, मेरे को किसके बारे में बोला उसने, FeS। क्या FeS के बारे में कुछ दिया हुआ है मेरे को, ये देखो 10 ग्राम्स। तो 10 ग्राम्स FeS, मतलब जो 10 ग्राम्स वैल्यू दी हुई है वो क्या है, टोटल वैल्यू है। तो उसके अंदर इम्प्योर पार्ट अगर मेरे को पता पड़ जाए, या मैं बोलूं प्योर पार्ट अगर मेरे को पता पड़ जाए, तो मैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल सकता हूं। अगर मैं परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला बनाना चाहूं, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या होगा, प्योर पार्ट कितना है उसके अंदर अपॉन टोटल मास इनटू 100। मास की टर्म्स में निकालना है तो मास लेना पड़ेगा। टोटल मास कितना है, इस केस में ये वाला वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में मेरे को, 10। तो अब प्योर पार्ट कितना होगा, प्योर पार्ट वो होता है जो हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करके निकालते हैं। अब स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कैसे की जाए, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रिएक्शंस है। तो इसके अंदर क्या है, चेन रिएक्शंस बोलते हैं इनको, कि वन के मतलब इसमें कुछ कॉमन रिएजेंट्स होते हैं, जैसे उसका कुछ प्रोडक्ट होगा जो इसका रिएक्टेंट होगा, ये दिख रहा है ना H2S। तो अगर ये वाला वैल्यू मेरे को गिवन है, इसकी हेल्प से अगर मैं ये निकाल दूं कि H2S कितना बना, तो जो H2S यहाँ बना है वही यहाँ पे होगा। तो इस H2S का अमाउंट मिल गया, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि FeS कितना बना होगा। समझ गए, CdS से पहले H2S निकालूंगा, फिर H2S से FeS निकालूंगा। तो वो जो FeS का मैं मास निकालूंगा, दैट वुड बी द एक्चुअल मास जो मैं निकाल रहा हूँ। मतलब मेरे हिसाब से उतना यूज आया है तो वो मेरा प्योर मास है। जितना रिएक्शन में यूज आता है वो प्योर मास है। टोटल मास पूरा का पूरा रिएक्शन में यूज आए ये हमेशा जरूरी नहीं है। इसके मोल्स निकालते हैं। CD का एटॉमिक वेट दिया हुआ है 112, तो मैं लिख सकता हूँ 112 प्लस 32, ठीक है। कितना आ गया ये, तो बहुत इजी कैलकुलेशन आ गई, अपॉन 144 हो गया। कितना आ गया ये, 0.1 मोल्स। इसके मास से मेरे को अभी लेना देना नहीं है। क्या मैं बोल सकता हूँ इसके ये सॉरी CdS क्या इन्फॉर्मेशन है, ये पूरा HCl के नीचे मत देखना, CdS के बारे में इन्फॉर्मेशन है। 1 से 1 बन रहा है, तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.1 मोल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि इसके कितने मोल्स होंगे, 0.1 मोल्स। लेकिन अब मेरे को FeS के बारे में निकालना है। इसके 1 से 1 बन रहा है, तो इसके भी कितने मोल्स होंगे, 0.1 मोल्स। सो फाइनली कहना है इसे, आई हैव कैलकुलेटेड 0.1 मोल्स ऑफ FeS आर फॉर्म्ड। लेकिन मेरे को तो मास की टर्म्स में चाहिए। मास कितना हो गया, 0.1 इंटू आयरन का मास होता है 56 प्लस 32, कितना आ गया ये 88 इंटू 0.1, दैट इज 8.8। सो कहना है इसे परसेंटेज प्योरिटी विल बी इक्वल टू 8.8 अपॉन 10 इंटू 100। ये ग्राम्स आया है, कितना आ गया ये 88%। मतलब 10 ग्राम्स तो FeS टोटल लेके चले थे तुम, लेकिन प्योर पार्ट उतना ही होगा जो रिएक्शन में यूज आ रहा है। रिएक्शन में क्या कर रहा है वो FeS, क्या कर रहा है, प्रोड्यूस गैस, मतलब गैस प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज H2S। वो H2S क्या कर रहा है, CdCl2 के साथ रिएक्ट करके और कोई रिएक्शन कर रहा है, लेकिन उसकी हेल्प से उसने CdS का मास बनाया कितना, 14.4 ग्राम्स। तो उससे इसके मोल्स निकाले, फिर इसके मोल्स निकाले, इन मोल्स से
इसके मोल्स निकाले, फाइनली इसके मोल्स जैसे मिल गए तो उसके मैंने ग्राम निकाल दिए, तो वो मेरा प्योर पार्ट का ग्राम आ गया अपॉन टोटल मास आ जाएगा। टोटल मास क्वेश्चन में गिवन है 10, 88% आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of MgCO3 and CaCO3 was heated for a long time and the weight was decreased by 50%. Calculate the percentage composition of the mixture. बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होते हैं ये जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। सो सॉल्व करने का एक ही बेस्ट तरीका है कि इंडिविजुअली रिएक्टेंट्स को हम अलग अलग कर दें। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो यही प्रोसीजर फॉलो करना जो बता रहा हूँ मैं। MgCO3 है, इन दोनों को अलग अलग कर दो, और CaCO3 है। ठीक है, हीट करते हैं तो अपने को पता है ना CaCO3 हीट करने पर डिकम्पोज होता है। मैग्नीशियम के साथ भी क्या होगा, सेम चीज होगा, क्या बना के दे देगा वो, MgO प्लस CO2। ठीक है, अभी क्या बोला है, द वेट वॉज डिक्रीज बाय 50%, मतलब क्या हो जाएगा कि ये गैसेस है, ये क्या हो जाएंगी, उड़ जाएगी। ये गैसेस क्या हो जाएंगी, उड़ जाएगी। ये गैसेस कितना अमाउंट लेके जाएगी, 50%। 50% किसका, टोटल मास का। अब प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास टोटल मास तो है ही नहीं, मेरे को क्या निकालना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। मतलब MgCO3 कितना होगा, ऑप्शन से भी देख सकते हो तुम, MgCO3 कितना होगा, CaCO3 कितना होगा। तो वो मैं कैसे निकालूंगा, वो मैं तब निकालूंगा ना जब मेरे को टोटल मास पता हो। भाई जैसे मैं बोलता हूँ कि MgCO3 और CaCO3 का मिला के 10 ग्राम है, तो अगर मैं बोलूँ कि MgCO3 उसमें से 4 ग्राम है, तो हम बोल सकते हैं ना कि 40% होगा MgCO3। कैसा है 40%, जो MgCO3 का मास है अपॉन टोटल मास। टोटल मास तो हमेशा चाहिए ना परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए। तो इन क्वेश्चंस में हमेशा ये एक रूल ध्यान रखना, लेट टोटल मास ऑफ मिक्सचर बी 1 ग्राम। कैलकुलेशन 1 ग्राम से इजी होता है। ठीक है, तो मैं इस मान लेता हूं, लेट मास ऑफ MgCO3 भी x। इसका मास अपन क्या मान लेते हैं, x। तो कहना है इसका मास हो जाएगा x, ये ग्राम्स में है, तो इसका मास कितना आ जाएगा, टोटल में से माइनस कर दूंगा मैं, टोटल कितना है 1 माइनस एक्स। अब क्या किया जाए, अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ये भी CO2 बना के दे रहा है, ये भी CO2 बना के दे रहा है। ओवरऑल जो CO2 बना है ये 50% है, डिक्रीज बाय 50% हुआ है। मतलब जो 50, मतलब कैसे भी देख सकते हो, ये जो बनेगा ये भी 50% होगा, और ये CO2 जितना भी बना है वो भी 50% होगा। अभी ये 50% होगा तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे को इसके भी मोल्स लेने पड़ेंगे, अलग से इसके भी लेने पड़ेंगे। तो इससे बेटर हम किसके साथ जाए, जो CO2 गैस रिलीज हुआ है उसके साथ। तो 50% रिलीज हो गया है, तो 50% किसका, टोटल का। मतलब कितना, 50% टोटल कितना है 1 है। तो कहना है ऐसे कि 50% के हिसाब से मैं देखूंगा तो कार्बन का जो CO2 का मास है, टोटल CO2 रिलीज्ड, वो कितना हो जाएगा, 50% होगा ऑफ 1 ग्राम। कहना है इसे कितना आ गया ये 0.5 ग्राम। 50% ऑफ 1 ग्राम कितना आ जाएगा, 0.5 ग्राम। सो अगर मैं देखूं इसके एक से एक बन रहा है, इसके भी एक से एक बन रहा है, तो कहना है इसे कि मोल्स इक्वेट कर सकते हैं हम। तो इसके मोल्स कितने होंगे, x अपॉन इसका मास कितना होता है, mg का होता है 24, और प्लस ये कितना है 60, प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन इसका कितना होता है, याद ही है इसका तो बहुत फेमस है 100, इज इक्वल टू, कभी भी मास इक्वेट नहीं कर सकते, मोल्स इक्वेट करना है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 0.5 अपॉन 44 क्यों लिया, जबकि 2 CO2 रिलीज हो रहे हैं। लेकिन मैं बोल सकता हूँ ना कि मैंने जो लिखा है, जो ओवरऑल वेट डिक्रीज हुआ है वो 50% है टोटल। तो टोटल कितना है 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम सिर्फ इसका तो मास नहीं है, 1 ग्राम इन दोनों को मिला के मास है, पूरे मिक्सचर का मास 1 ग्राम है। तो दोनों से मिला के CO2 कितना रिलीज हो रहा है 0.5 ग्राम। तो मोल्स हम किसके हिसाब से निकालेंगे, 44 के हिसाब से ही निकालेंगे। आ गया यहाँ पे, इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लूँ मैं, 84 आ गया ये, कितना आ जाएगा 100x प्लस 84 माइनस 84x अपॉन 100 इंटू 84 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 44। इसको मैं लिख सकता हूँ ना 84 इंटू 100, मतलब कितना हो जाएगा ये 8400 इंटू 0.5 मतलब 4200। ये कितना आ गया 16x प्लस 84 इज इक्वल टू कितना आ गया ये 4200 अपॉन 44। कैंसिल आउट हो रहा है, 4 से जाएगा 1050। सो ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, 16x प्लस 84 इज इक्वल टू 1050 अपॉन 11। इसको अभी डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कैलकुलेशन इतना टिपिकल नहीं है। 11 9 99, 60 95, फिर वापस कितना बचेगा 5 बचेगा, 95 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 5 ले लो। तो कहना है इसे 16x का वैल्यू कितना आ गया 11.5। दिस इंप्लाइज व्हाट, x का वैल्यू कितना आ जाएगा
0.71 समथिंग लिख सकता हूँ, 0.715 के आसपास है। 16 7 जा 1112 होता है, तो 1112 से बड़ा वैल्यू आ रहा है, 11.5 से बड़ा वैल्यू। इजी, आई होप क्लियर है ये। अब यहाँ तो अपना ये पूरा कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, यही मेन पार्ट था बस, अब तो कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, कहना है इसे परसेंटेज ऑफ MgCO3 विल बी इक्वल टू, समझ में आता है, x क्या, MgCO3 का अमाउंट ये है ना x ग्राम, और 1 क्या है टोटल मास, x कितना दिया हुआ है निकाला है ना अभी 0.715 इंटू 100, दैट इज कितना आ गया ये 71.5%। ऑप्शन है कहीं ये रहा। बस CaCO3 का तो कैसा आ जाएगा, 100 में से माइनस कर देंगे, टोटल 100 में से माइनस करके आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा क्या करो, रेसिड्यू या जो भी बन रहा है, जो भी गैसेज है, उनके टोटल मोल्स निकाल दो। टोटल मोल्स कैसे निकलेंगे, हमेशा पहले उनका मास निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकलेगा, जब मैं टोटल मास अज्यूम करूंगा 1 या 100, दोनों में से कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हो, या तो 1 या फिर 100। इस क्वेश्चन में 1 इजी पड़ेगा, 1 अज्यूम किया, कार्बन CO2 का मास निकाला 50% ऑफ 1 दैट इज 0.5, मोल्स निकाल के इक्वेट करते हैं। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 था ना, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं आया। जब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तब प्रॉब्लम आएगा, करेंगे वो भी अपन अभी। तो यहाँ से ये निकल गया x/1 इंटू 100, इसके मोल्स कितने होंगे x/84, इन दोनों के मोल्स से मिलके CO2 इतना बना है। इसको सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छे से देखना इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। 1 gram of BaCl2 is treated with excess of AgNO3 and all chlorine is recovered as 1.38, ज्यादा कुछ नहीं है। BaCl2 का रिएक्शन किया है किसके साथ, AgNO3 के साथ, क्या बना के देगा, अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, AgCl प्लस Ba पे यहाँ पे चार्ज देखो कितना आ रहा है, +2 आ रहा है ना Ba पे, और NO3 पे कितना होता है -1, सो कहना इसे BaNO3 होल ट्वाइस जाएगा। वैसे भी तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे AgCl है, यहाँ पे 2 Ag तो चाहिए ना 2 Cl के लिए, तो अपने आप NO3 2 है, ये रिएक्शन बन जाएगा। अभी क्या बोला है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 1 ग्राम, और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 1.38 ग्राम्स। एक से एक बनता है तो दोनों के मोल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। इसके मोल्स इक्वल कर दूं मैं, क्योंकि इसने बोला है ना कि सारा का सारा क्लोरीन इसके अंदर जो था वो AgCl बनाने में चला गया, और एक ही रिएक्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ना इसके मोल्स और इसके मोल्स क्या रहे होंगे, इक्वल रहे होंगे, तभी ये पूरा कंज्यूम हो गया, ये बना के दे देगा। तो 1 अपॉन इसका मास मेरे को पता नहीं है, x + 71 इज इक्वल टू 1.38 अपॉन Ag कितना है 108, और प्लस कितना हो जाएगा 35.5। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.38x प्लस 71 इंटू 1.38 इज इक्वल टू 143.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सारा कैलकुलेशन पार्ट में तुम पे छोड़ता हूँ अभी, इसको सॉल्व करोगे आंसर 137 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इजी क्वेश्चन था ये। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, जब बोला जाए कि सारा का सारा रिएक्टेंट का पार्ट पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरे इसके मोल्स इसको बनाने में यूज आ गए, तो दोनों के मोल्स हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, a mixture contains equimolar quantities of carbonates of 2 bivalent metals. One metal is present to the extent of 13.5% by weight in the mixture, and 2.58 grams of the mixture on heating leaves a residue of 1.35 grams. What percentage by weight of the other metal is present? This is the most difficult question till now. अभी तक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि डिफिकल्ट से भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जो भी होगा उसमें हिंट क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। सबसे पहले अपन अज्यूम कर लेते हैं कि लेट बाइवेलेंट मेटल बोला है ना, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है CO3, कार्बोनेट का मतलब क्या होता है CO3 2-, लेट 2 कार्बोनेट्स बी ACO3 एंड BCO3। अभी जैसा हमने क्वेश्चन किया था, तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ACO3 डिकम्पोज होके क्या देगा AO + CO2, वही MgCO3 और CaCO3 की तरह। सिमिलरली BCO3 क्या देगा BO + CO2, ठीक है। अभी अपन देखते हैं, one metal is present to the extent of 13.5% by weight in the mixture। मैं मान लेता हूं कि let percentage of A be 13.5%, किसी को भी मान सकते हो, मैंने A को मान लिया कि इसका दिया हुआ है 13.5%। मिक्सचर का टोटल वेट दिया हुआ है ना मेरे को 2.58, सो कहना है इसे कि मास ऑफ A कितना हो जाएगा 13.5% इंटू कितना है टोटल 2.5, ठीक है। इसको सॉल्व करें अपन, इसको तो पूरा ही तुम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, 258 इंटू 135 लेके सॉल्व कर लो तो इजी रहेगा कैलकुलेशन, प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसको अपन रफली सॉल्व कर लेते हैं इधर,
258 इंटू 135, 0 4 कैरी 129, 2 कैरी 77, यहाँ पे क्या आ जाएगा 258, कितना आ गया ये 3 10 18 1 9 14, कितना आ गया 34830। अगर मैं डेसिमल देखूं तो 3 डेसिमल पीछे 34.830 अपॉन 100। तो कहना है इसे ये वैल्यू कितना आ गया, 3 डेसिमल तक ले लो काफी है। एक काम तो हो गया, जो क्वेश्चन बोले जा रहा है वो मैं कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप देख सकते हो खुद ही। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद ये पहला पार्ट मेरा खत्म हुआ। अभी उसने क्या बोला, 2.58 ग्राम्स ऑफ द मिक्सचर ऑन हीटिंग लीव्स अ रेसिड्यू ऑफ 1.35 ग्राम्स। क्या मैं बोल सकता हूं कि रेसिड्यू का मतलब क्या हो जाएगा, रेसिड्यू मीन्स AO प्लस BO। आई होप क्लियर है ये। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में ये CO2 है, ये तो क्या हो जाएगा, गैस है, तो गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, तो पीछे जो बचता है उसको रेसिड्यू बोलते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे को अगेन इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। अब यार फिर से AO और BO, मेरे को A तो पता नहीं है कौन है, ना B पता है मेरे को, तो फिर से मैं क्या करूंगा, अगेन आई विल डू द सेम थिंग। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हम CO2 के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो कहना है मास ऑफ CO2 विल बी इक्वल टू टोटल मास कितना है 2.58 माइनस रेसिड्यू का मास 1.35, ये कितना आ गया 1.23 ग्राम्स। आई होप क्लियर है ये भी। CO2 का मास निकल के आ गया 1.23 ग्राम्स। CO2 का मास क्यों लिया है, अगेन मैं बताता हूँ वापस वही रीजन। कहना ऐसे कि यहाँ पे एक CO3 2 माइनस एक CO2 दे रहा है, एक और CO3 2 माइनस एक और CO2 दे रहा है। जो पिछले से पिछले क्वेश्चन में मैंने 0.5/44 लिया था, उसको मैं यहाँ प्रूव करके बताऊंगा वापस। एक CO3 2 माइनस CO2 दे रहा है, यहाँ पे एक CO3 2 माइनस CO2 दे रहा है। सो कहना ऐसे मेरे को किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, CO2 के बारे में। मेरे को क्या निकालना है, CO3 2 माइनस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 मोल्स of CO2 produces 2 moles of CO3 2 minus, 2 moles of CO3 2 minus आ जाएगा यहाँ पे। सो कहना है कि 1 CO2 will produce 1 CO3 2 minus, लेकिन मेरे को तो मोल्स के टर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो गिवन क्या है मेरे पास, ग्राम्स है। सो कहना है 44 ग्राम्स CO2 will produce 1 मोल, अगर इसका है तो कितना होगा CO3 2 माइनस का, 2 माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास काउंट करने की जरूरत नहीं है। C का 12 और 3 ऑक्सीजन का 48, 60 ग्राम्स CO3 2 माइनस। बट एक्चुअली मेरे पास CO2 कितना अवेलेबल है 1.23 ग्राम्स। तो कहना है इसे 1.23 ग्राम्स ऑफ CO2 विल प्रोड्यूस 60/44 इंटू 1.23 ग्राम्स ऑफ CO3 2 माइनस। अब तुम बोलोगे कि ये क्यों किया, ये क्यों किया मैंने, CO3 2 माइनस का मैं अमाउंट निकाल के क्या कर लूंगा। पहले इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू कितना आता है। यहाँ रफली सॉल्व करता हूँ मैं इसको, 44 इंटू 1.23, 4 से कट रहा है ये, 11 और 15, ये देखो 11, ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ 15 इंटू 0.11 आएगा। ये वाला वैल्यू 1.23 है, तो 1.23 से मैं देखूंगा तो 0.11 आएगा। 15 इंटू 0.11 कितना आ जाएगा 1.65 ग्राम्स। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया 1.65 ग्राम्स। ये तुमने निकाल दिया। CO3 2 माइनस कितना था, और यहाँ A के मोल्स, A का मास तुमने निकाला हुआ है 0.8 ग्राम्स। कहना है इसे कि 1.65 ग्राम्स टोटल CO3 2 माइनस का है। तो मैं बोल सकता हूं कि मास ऑफ A प्लस B, मास ऑफ A प्लस B, दोनों मेटल्स की बात कर रहा हूं, विल बी इक्वल टू 2.58 माइनस 1.65। तुमको अच्छा क्वेश्चन में निकालना क्या है वो तो हमने देखा ही नहीं। व्हाट परसेंटेज बाय वेट ऑफ द अदर मेटल इज प्रेजेंट, मेरे को क्या निकालना है, B का परसेंटेज निकालना है। अगर मेरे को B का गिवन मास मिल जाए तो उसको मैं 2.58 से डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज बाय मास निकाल सकता हूँ। B का मास मिलने के लिए क्या जरूरी है, मेरे पास A का मास गिवन है क्वेश्चन में। तो अगर मेरे को किसी तरीके से टोटल मेटल्स का मास मिल जाए, A प्लस B का मास अगर जैसे 10 है, A का मास अगर 4 है, तो B का कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो अगर मेरे को टोटल मेटल्स का मास मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब टोटल मेटल्स का मास निकालने के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया है। मेरे को रेसिड्यू के बारे में इंफॉर्मेशन था, तो उससे मैंने ये निकाल दिया कि CO2 कितना बनेगा। अब CO2 मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मेरे को A और B के बारे में तो नहीं पता ना कि उसके मास, उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास कितने हैं। मैंने क्यों CO3 2 माइनस लिया, क्योंकि यहाँ मेरे को पता है कि मैं यहाँ CO3 2 माइनस के लिए 60 ग्राम्स लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 44 लिख सकता हूँ, 2 मोल्स है, यहाँ भी 2 है, तो 1 विल गिव 1, तो 1 का मतलब 44 ग्राम्स। इसका मैं 60 ग्राम्स यहाँ पे लिख सकता था। अगर मेरे को मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता होगा तो मैं ये काम कर ही नहीं सकता। तो मॉलिक्यूलर मास मेरे को किसका पता है, CO3 2 माइनस का। तो अगर मैं इसके अंदर ये निकाल दूं कि टोटल
CO3 2 माइनस का मास कितना है, क्योंकि टोटल मिक्सचर का मास तो 2.58 दिया हुआ है, तो इस प्रोसेस से CO3 2 माइनस का मास आ गया, तो A प्लस बी दोनों मेटल्स जो बचे हुए हैं यही बचे हुए हैं। अगर मैं टोटल 2.58 में से CO3 2 माइनस का मास माइनस कर दूं तो मैं बोल सकता हूं मेरे को A प्लस बी इसका मास मिल जाएगा। A का मास तुमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, तो वहां से अगर उस वैल्यू में से मैं A का मास माइनस कर दूंगा तो B का मास आ जाएगा, B का मास आ गया तो क्वेश्चन खत्म। ये वाला वेट कितना कितना आ गया, 0.93 आ जाएगा आई थिंक, 0.93 ग्राम्स। सो कहना है इसे मास ऑफ B विल बी इक्वल टू टोटल मास कितना है, सॉरी A प्लस बी का मास कितना है 0.93 और माइनस इसको 0.348 है ना, 2 डेसिमल तक ले लो, 0.35 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शंस भी इसमें क्लोज है, वैसे इतने टिपिकल क्वेश्चन में ऑप्शंस क्लोज आते नहीं है, बट अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आ गया ये 0.58। सो कहना है इसे परसेंटेज ऑफ B विल बी इक्वल टू 0.58 अपॉन 2.58 इंटू 100। इसको तुम चेक करोगे, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी ग्रेटर देन 20%। ठीक है, 1/5 से वो वैल्यू ज्यादा है, सीधा मेरे को दिख रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आंसर 20 से ज्यादा होगा, 21.3। आया समझ में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एक बार वापस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन था वो मैंने सब लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, और मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन था 13.5% है, A का परसेंट और टोटल मास कितना है 2.5, उससे मैंने A का मास निकाल दिया। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है, परसेंटेज बाय वेट निकालना है B का, उसके लिए मेरे को B का मास चाहिए। अब B का मास के लिए अगर मेरे को इस पूरे मिक्सचर का 2.58 दिया हुआ है और मेरे को बोला है कि रेसिड्यू 1.35 है, लेकिन रेसिड्यू में अगेन जहां पे A और B आ रहा है ना, वो चीज को इग्नोर करो, सीधा सा रास्ता, क्योंकि A और B के बारे में मेरे को उसके बारे में मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कुछ नहीं पता है, तो मैं उसको इग्नोर करूं। तो मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, CO2 का मास निकाल दिया। CO2 का मास क्या होगा, टोटल माइनस जो रेसिड्यू बचा है, क्योंकि CO2 तो उड़ जाएगा, CO2 कितना उड़ा 1.23 ग्राम्स। अब मैं इसको ACO3 को ऐसे लिख सकता हूँ ना, बाइवेलेंट मेटल है तो A पे 2 प्लस और CO3 पे 2 माइनस, वही मैंने किया। तो यहां से मैंने ये देखा कि यहाँ पे भी 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, यहाँ भी 1 मोल इसका है, 1 मोल इसका है, देख रहे हो, इसीलिए 44 लिया था मैंने पिछले से पिछले क्वेश्चन में भी, क्योंकि इसके 2 मोल से ये 2 मोल बन रहा है। मेरे को CO3 2 माइनस का अगर मास मिल जाए तो मैं टोटल मिक्सचर में से अगर CO3 2 माइनस का मास माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो A प्लस B का मास होगा। तो मैंने क्या किया, यूनिटरी मेथड लगा के CO3 2 माइनस को राइट हैंड साइड में रखा और CO3 2 माइनस का मास निकाल दिया। ये मोल्स हैं बेसिकली, तो मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करूंगा, इसका 44 होता है, इसका 60। 2 माइनस का कोई मास नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से उनका मास नेग्लिजिबल होता है, लेकिन मेरे पास CO2 कितना है 1.23 ग्राम्स, उससे मैंने CO3 2 माइनस का मास निकाल दिया, कितना आ गया 1.65 ग्राम्स। अब A प्लस बी का मास कितना हो जाएगा, टोटल माइनस CO3 2 माइनस का मास, ये निकाल दिया, बस आगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सारा बहुत अच्छा, इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको इस टॉपिक पे, स्टोइकियोमेट्री पे इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। A mixture of FeO and Fe3O4 heated in air to a constant weight gains 5% in its weight. The percentage contribution of FeO in the mixture is बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ये भी। इसके अंदर बस एक चीज का तुमको ध्यान रखना है कि आयरन के 3 ऑक्साइड्स तुमने पढ़े होंगे, एक होता है FeO फेरस ऑक्साइड, एक होता है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और एक होता है मिक्स्ड ऑक्साइड Fe3O4। तो जब भी मैं FeO और Fe3O4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाता हूँ, लिखा हुआ है ना इज हीटेड इन एयर, तो दोनों मेरे को क्या बना के देते हैं Fe2O3। एक ये चीज तुमको पता नहीं होगी, वो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन में धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करेंगे। Fe की ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि FeO हो या Fe3O4 हो, दोनों को जब भी हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे वो हमेशा Fe2O3 बना के देते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। FeO में Fe पे क्या चार्ज होता है, +2 होता है, और इसमें इस पे कितना होता है +8/3, और जो Fe2O3 होता है उसमें Fe पे कितना चार्ज होता है +3। ठीक है, ये अपन सीखेंगे इसी चैप्टर में। मैं थोड़ा सा रिडॉक्स के बारे में बताऊंगा, भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती है उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालता है, जिसको तुम वैलेंसी बोलते हो। तो ये +2 है, ये +8/3, ये दोनों वैल्यूज +3 से कम है ना, इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज होना। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, खैर छोड़ो ये तो। और दोनों हीट होके क्या बना के देंगे मेरे को, Fe2O3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर ध्यान देना, FeO + O2 गिव्स Fe2O3। ठीक है, सिमिलरली Fe3O4 + O2 दिस विल आल्सो गिव Fe2O3। बैलेंस करें सबसे पहले, Fe कितना है यहाँ पे 2, 4, ये हाफ O2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इधर कितना है Fe, इसको 2 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, कितना आ गया 8 + 2 10 9, इसको भी क्या करना पड़ेगा हाफ से। ठीक है, एंड गेन्स 5% इन इट्स वेट। अब जैसे ये आ गया ना गेन्स 5% इन इट्स वेट, मतलब Fe2O3 का जो मास था वो 5% बढ़ गया। 5% किसका बढ़ा,
टोटल का, अगेन टोटल मास मेरे पास नहीं है। अब मेरे पास क्या रास्ता है, मैं फिर से वही करूं जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस पहले किया था कि लेट टोटल मास भी 1 ग्राम, लेकिन 1 ग्राम का 5% निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए हम अज्यूम करो लेट टोटल मास बी कितना हो गया 100 ग्राम्स, आराम से मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ एफईओ, अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज कंट्रीब्यूशन वैसे निकालेंगे, मास ऑफ एफईओ अपॉन 100 आ जाएगा। तो सीधा अगर तुमने मास ऑफ एफईओ निकाल दिया अपॉन 100 इंटू 100, 100 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, सीधा मास ऑफ एफईओ निकालना है। इसका मास मैं मान लेता हूँ x, इसका मान लेता हूँ 100 माइनस एक्स। तो कहना है इसे मेरे को क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ कि इनके मोल्स अगर मैं इक्वेट करूं जैसे हमने MgCO3 में किया था, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत इजी सा तरीका है, तुम क्या करो, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है, एक तो यूनिटरी मेथड लगा के 3 इसका 1 नीचे ला सकते थे, इसका 3 नीचे ला सकते थे, बट अगेन क्या होता, मतलब वो उसका लॉजिक क्या है कि जो मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ये वाला वैल्यू याद रखोगे तो बाकी यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, ये सीधा मेथड है। मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एफईओ के मोल्स कितने होंगे, एक्स अपॉन कितना हो गया ये 56 प्लस 16 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 2, ठीक है, प्लस इसके मोल्स कितने होंगे Fe3O4 के 100 माइनस एक्स अपॉन 56 इंटू 3 प्लस 16 4 जा 64 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है 2 इज इक्वल टू, इसके मोल्स कितने होंगे ध्यान देना, गिवन मास कितना हो जाएगा इसका, 5% से गेन किया है उसने तो मास तो बढ़ी है ना, 100 प्लस 5% ऑफ 100 मतलब कितना 105 अपॉन इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 56 इंटू 2 प्लस 16 3 जा 48 अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है इसका 3। अब तुम बोलोगे 3 कैसे ले लिया, कौन से वाले में ले रहा हूं मैं, सेकंड वाले में ले रहा हूं। अब इसमें इस तरीके से करोगे तुमको कंफ्यूजन रहेगा कि 1 लूं या 3 लूं, तो बेटर है कि हम ऐसे ना करें, मतलब इससे आंसर सही आएगा, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम इस तरीके से ना करके और हम क्या करते हैं इसके मोल्स निकाल देते हैं, ठीक है, ये वाला मत करो तुम, कंफ्यूजन होगा, छोड़ो इसको, आंसर वैसे सही आएगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तुम क्या करो, इसके Fe2O3 से इसके मोल्स निकाल दो, तो कहने से कि 1 मतलब Fe2O3 टोटल कितना रिक्वायर होगा, सो 2 FeO गिव्स 1 Fe2O3, लेकिन मेरे पास कितना है 1/2 Fe2O3 कर दूं मैं इसको, बट मेरे पास कितना अवेलेबल है x अपॉन 56 प्लस 16 FeO विल गिव कितना आ गया, ये 72 आ गया ना, मतलब 1/2 इंटू एक्स बाय 72 Fe2O3। ये मैंने क्या किया, फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट रिएक्शन में कितना Fe2O3 यूज आएगा ये मैंने निकाल दिया। अब बात करता हूँ मैं सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या है 2 Fe3O4 गिव्स 3 Fe2O3, लेकिन मेरे पास तो कितना Fe3O4 है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा देखना, 100 माइनस एक्स अपॉन 56 इंटू 3 प्लस कितना आ गया ये 64, दिस विल गिव, ये कितना आ गया 3/2 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 56 इंटू 3 कितना हो गया 3 6 18 और 168 हो गया, 168 प्लस 64 कितना आ जाएगा ये 232 आई थिंक 232 मोल्स ऑफ Fe2O3, ये भी क्या है मोल्स ही है, ये भी कहना ऐसे कि ये भी Fe2O3 के मोल्स है, ये भी Fe2O3 के मोल्स है, टोटल Fe2O3 के मोल्स किसके बराबर होंगे, जो एक्चुअल मोल्स है उसके, मैं बस मोल्स इक्वेट कर देता हूँ, x अपॉन कितना आ गया ये 144 प्लस ये कितना आ जाएगा 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ठीक है 3 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन, इसको ऐसे ही रहने दो अभी मत सॉल्व करो, कटेगा कुछ ना कुछ, इज इक्वल टू 105 अपॉन Fe2O3 का मास कितना हो गया 56 इंटू 2 प्लस 48 कितना आ गया ये 105 अपॉन 160, ये आ गया x अपॉन 144 प्लस 3 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू 232। आई होप क्लियर है ये, मैंने क्या किया यूनिटरी मेथड लगाया बेसिकली, तो x और 100 माइनस एक्स के करस्पॉन्डिंग Fe2O3 का मास मोल्स कितना आ गया ये मैंने निकाल दिया, मोल्स ही निकाले मैंने, ये भी मोल्स निकाले, ये भी मोल्स निकाले। अच्छा एक्चुअल मोल्स कितने होंगे, जो क्वेश्चन में बोला है कि उसने 5% गेन कर दिया है, तो मास कितना हो गया उसका 105 अपॉन इसके जो मोल्स हैं वो आ जाएंगे। सॉल्व करें इसको, 4 से कटेगा ये गया इससे, और इसका एक और 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 116, और ये भी गया कितना आ गया 36, और कट रहा है अभी 4 से कट रहा है ना अभी भी,
10 कितना आ गया ये 429 और ये कितना आ गया 9। बस ये कैलकुलेशन रह गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको सॉल्व करने में। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बन जाएगा 1.05 आ जाएगा 10.5 आ जाएगा ना। वो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो 29x प्लस 27 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू ये आ गया 9 इंटू 29 इंटू 10.5। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व आप लोगों को करना पड़ेगा, इसमें अभी हम कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.20 सॉरी 0.20 नहीं आएगा 20 आएगा 20.25 ग्राम्स। तो परसेंटेज ऑफ FeO कितना हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू x। मतलब आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन में ध्यान देना अच्छे से, FeO का पूछा है तो ये आएगा, अगर Fe3 और 4 का पूछा होता तो इसको 100 में से माइनस करके दैट इज 70.75 आंसर आता। ठीक है, आई होप क्लियर, सॉरी 79.75 आता ना आंसर, अगर 20.25 लेता मैं तो 100 में से माइनस करता 79.75 आता। सारी कैलकुलेशन दिमाग में रखना, बहुत इसमें ये सब तो ठीक है, मोल्स इक्वेट करना, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान देना। ऐसा भी कर सकते हो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करो, या इसको अज्यूम कर लो 10, इसको अज्यूम कर लो 30, तब भी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेटली सेम आएगी, क्योंकि इसमें मैं बोल सकता हूँ ऑप्शंस दूर है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करोगे तो चलेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अब बस सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। An element X is found to combine with oxygen to form a compound with molecular formula X4O6। X ने O2 के साथ कंबाइन करके X4O6 बना के दिया, बैलेंस कर ले 4 और 3। ठीक है, if 8.4 grams of X combine with 6.5 grams of oxygen then the atomic weight of the element is, again कभी भी ऐसा क्वेश्चन है combines with this amount of this, तो इसका मतलब दोनों के मोल्स इक्वेट करने हैं। इसके मोल्स कितने हो जाए, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अगर बेसिकली बोलूँ तो मैं 8.4 अपॉन 4, इसका मास मैं मान लेता हूँ m, ठीक है, इज इक्वल टू इसके कितने दिए हुए O2 का 6.5 अपॉन 32 इंटू मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक। ऐसे क्वेश्चंस में ऑलवेज इक्वेट मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्योंकि मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे ही हम इक्वल करते हैं तो हम इक्वेट करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं दोनों को बराबर करने का ट्राई करते हैं, तभी उसके मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आई होप कैलकुलेशन वाला पार्ट इजी है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, m ही निकालना है, सॉल्व करोगे 31 आ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट, in an experiment it is found that 2.0769 gram of pure X produces 3.679 grams of pure X2O5, the number of moles of X is, again पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, X plus O2 gives क्या दे रहा है मेरे को X2O5, बैलेंस कर लूँ मैं 2, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5/2, 5/2 into 2 क्या हो जाएगा X2O5। ये वैल्यूज बहुत ज्यादा डेसिमल में दी हुई है, इससे एक काम करो इसको 2.08 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका वैल्यू ले लो 3.67 दिया है ना, 3.68 ले लो। दोनों के मोल्स पूछे हैं मेरे को, मैं बोल सकता हूँ कि 2x gives 1x2O5। अच्छा, मोल्स निकालने के लिए मेरे पास x का मास नहीं है ना, ये तो ग्राम्स दिए हुए ना इसके, मेरे पास x का अगर एटॉमिक मास होता तो मैं यूनिटरी मेथड लगा सकता था। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसके मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वेट कर दूंगा, मैं लिख सकता हूँ 2.08 अपॉन इसका मास मैंने मान लिया m अपॉन 2, मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वेट कर रहे हैं, और इसके मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2m + 80, 16 5 80। इसको सॉल्व करके क्या कर दूंगा मैं, m का वैल्यू निकाल दूंगा, m का वैल्यू निकाल के मेरा जो आंसर आएगा, मेरे को मोल्स ऑफ x निकालना है, मोल्स ऑफ x क्या होंगे, x के मोल्स क्या होंगे, अमाउंट कितना है 2.08 अपॉन इसका एटॉमिक मास कितना है x का, ये निकाल दिया ना तुमने, m यहाँ से m निकाल देना, यहाँ पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ये सारा कैलकुलेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ ताकि तुम लोग प्रैक्टिस कर पाओ ढंग से, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग टू रिएक्शंस, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ एसिड। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर अगेन चेन रिएक्शन वाला खेल है पूरा। ये मेरे को क्या बना के दे रहा है 8SO2, और उसके बाद ये 2SO2 मिलके क्या बना के दे रहे हैं 2SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड के ग्राम्स पूछे हैं, मोल्स निकाल दूं तो काम हो जाएगा। 1 मोल एसिड दिया है तो ये भी कितना बनेगा, ये 8 मोल्स बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, ये 8 मोल्स आया मेरे पास। सो कैन आई से 2SO2 गिव्स 2SO3, सो 1SO2 विल गिव 1SO3, लेकिन मेरे पास कितने मोल्स है SO2 के, 8 मोल्स SO2, तो 8 मोल्स ऑफ SO2 विल गिव 8 मोल्स ऑफ SO3। सो कैन आई से
मास कितना हो जाएगा 8 इंटू इसका मास कितना हो गया 32 प्लस 48 दैट इज 80, कितना आ गया 640 ग्राम। ऑप्शन है मेरे पास। बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो। फर्स्ट रिएक्शन से निकाल दिया कितने मोल्स बने, 1 से 8 बन रहा है तो 1 मोल से कितने बनेंगे 8 मोल। यही 8 मोल एज इट इज यहाँ पे यूज आ जाएंगे, मतलब टोटल SO2 जितना था वो यहाँ पे यूज आ गया। इसके हिसाब से हमने इसके मोल्स निकाल दिया इनटू मॉलिक्यूलर मास करके ग्राम्स निकाल दिया। नेक्स्ट पे जाते हैं अपन। 12 liters of hydrogen gas and 11.2 liters of chlorine gas are mixed and exploded. H2 plus Cl2 gives 2 HCl होता है। अब इसमें वॉल्यूम दिया है तो अगेन मोल्स निकालने की जरूरत नहीं है। कितना है ये 12 लीटर्स, ये कितना है 11.2 लीटर्स। द कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर इज, कंपोजिशन बाय वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर कब, जब हमने रिएक्शन कर दिया है उसके बाद। कहना है इसे कि इसके दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, जिसका वॉल्यूम कम है, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो दोनों का 1 है। दिस इज माय LR, तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। 1 से 2 बन रहे हैं, 11.2 से ये कितना बनेगा 22.4 लीटर्स HCl। तो एक तो मेरे पास ये आ गया, लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन है जिसमें ये है। क्या मैं बोल सकता हूँ कि H2 बच जाएगा। H2 कितना बचेगा 1 Cl2 रिक्वायर्स 1 H2, लेकिन Cl2 कितना है मेरे पास 11.2 लीटर्स, सो विल रिक्वायर 11.2 liters H2. This implies what? Left H2 will be equal to, कितना है H2 का वॉल्यूम 12 minus 11.2, यूज 11.2 आ गया 0.8 liters H2। तो कंपोजिशन मिक्सचर का क्या, मिक्सचर के कंपोजिशन में हमेशा प्रोडक्ट बचता है और एक्सेस रिएजेंट बचता है। एक्सेस रिएजेंट 0.8 लीटर्स बचेगा और मेरे पास क्या बचेगा HCl बनेगा बेसिकली। आंसर क्या आ जाएगा C। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। X grams of zinc metal was mixed with 2x grams of iodine gas. गैस कभी भी बोला जाए तो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, सारे हेलोजेंस एलिमेंटल फॉर्म में ही होता है। क्या बना के दे रहा है ये ZnI2। इसके कितना मास दिया हुआ है x और इसका कितना दिया हुआ है 2x, बैलेंस्ड है। Which of the two reactants will remain in excess and what fraction of it remains unreacted? क्या मैं बोल सकता हूँ अभी मैं इसके मोल्स निकाल दूं, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे x अपॉन 65.3 होता था, ले लो चलो 65.3, इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 2x। अच्छा, इसके अंदर एटॉमिक मास आयोडीन का गिवन होगा, एक एटम का मास 127 होता है, इसका कितना हो जाएगा 254। ठीक है, कंपेयर करना है x की टर्म्स में, तो कहना है इसे x अपॉन 65.3, इसको 65 ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितना आ जाएगा 2x था। एक आयोडीन एटम का मास कितना होता है, आयोडीन एटम मास इज इक्वल टू 127 ग्राम्स। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हो गया। कहना है इसे कि इसके अंदर वैल्यू कौन सा बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। सो दिस इज माई LR, आयोडीन इज LR। एक्सेस कौन है Zn, मतलब मेरे 2 ऑप्शंस तो डिस्कार्ड हुए। एक्सेस रिएजेंट कौन है Zn। अब इसने बोला है कि कितना बचेगा, वो नहीं पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन में बोल सकता हूँ बचा हुआ अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, मतलब लेफ्ट ZnX2 कितना होगा, सॉरी लेफ्ट अमाउंट ऑफ Zn कितना होगा, यूज कितना आएगा, मैं लिख सकता हूँ इसको x अपॉन 65 माइनस x अपॉन 127, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दोनों का 1 है। तो इसके मोल्स में से अगर मैं इसके मोल्स माइनस कर दूंगा तो x बाय 127 जितना x बाय 127 इसका भी यूज आ जाएगा। बचेगा कितना इसका, टोटल x बाय 65 में से x बाय 127 यूज कर दूंगा, अपॉन क्या आ जाएगा x बाय 65। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 127 माइनस 65 कितना हो गया ये 35 और 27 मतलब 62। ये तो ये आ जाएगा इंटू 65, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, आगे 62 अपॉन 127, 0.5 से थोड़ा सा कम आ जाएगा, 0.48 आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया C। ठीक है, ये वाला जो पार्ट था हमारा, ये वाला जो जेई नीट का पार्ट D था, ये सबसे डिफिकल्ट था। ये क्वेश्चन आप वापस सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे, हर एक चीज को समझ के करो तो ही पॉसिबल है, क्योंकि क्वेश्चन यही आए सेम जरूरी नहीं है, बट इसी टाइप का आएगा। बट इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस आना रेयर है थोड़ा। एडवांस जेई एडवांस में जरूर इस टाइप के आते हैं, बट आप लोगों को आने चाहिए बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग प्रॉपरली। ठीक है।